कल भारत सरकार ने आपके सामने देश का बजट रखा। आई होप आपने उसे सुना। आज कुछ की फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस बजट में हमारे लिए क्या-क्या है। ये बजट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो बजट आया है, इसमें 4 मेजर फैक्टर्स है जिस पे भारत सरकार काम कर रही है। वन इज़ गरीब, पुअर, देन वुमेन, सेकंड विमेन के बाद में यूथ एंड फार्मर्स। अन्नदाता, गरीब, महिलाएं और युवा, इन लोगों के लिए बजट में खास प्रावधान रखे गए। अभी देश में आज जो भी वर्किंग आबादी है, जो लोग अर्न कर रहे हैं, उसमें विमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, बट फिर भी वो उतना नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत सरकार ने इस बजट में ध्यान रखा है। यूथ, वी नो इंडिया इज अ यंग कंट्री और हम यंगिस्तान है, इसलिए यूथ के लिए बहुत कुछ किया गया है। तो इट्स रियली अ गुड, क्योंकि ये जो बजट है ये बहुत सारे सालों के बाद में एक ऐसा बजट है जिसमें एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग पे बात हो रही है। बीइंग अ ट्रेनर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट और स्किलिंग पे बात करता है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है ये आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं दिलाते, पर लॉन्ग टर्म में वो जो देश है या घर है उसकी जो ग्रोथ की स्पीड है उसे बढ़ा देता है। तो ये बजट भी खास वैसा ही है। इस बजट में एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई जो मैन्युफैक्चरिंग है और मिडिल क्लास के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। पहला, पीएम पैकेज। 3 तरह की स्कीम इसमें लॉन्च की गई है, खास करके उन यूथ के लिए जो पहली बार जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर यूथ एंट्री कर रहा है, वो पहली बार अगर एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है, तो भारत सरकार 5,000 रुपए पर मंथ तक उनको इंसेंटिव देगी अगर वो स्किल अप करते हैं। ये जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है ये वो सीधा इफेक्ट कर रही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत सारे यूथ बहुत डिग्रीज लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेशन होता है, बट स्किल ना आने की वजह से उनको जल्दी जॉब नहीं मिलता। और मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का सीधा सॉल्यूशन ये पीएम पैकेज की 3 स्कीम्स है। 20 लाख यूथ को अगले 5 साल में स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में डाला जाएगा। इट्स अ नाइस इनिशिएटिव। इस साल के बजट में इस पे ध्यान दिया गया है, तो मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है, इसी के तहत विमेन को वर्क फोर्स में डाला जाए, उसके लिए भी कुछ पार्टिसिपेशन है, कुछ इंसेंटिव प्रोग्राम्स है। तो विमेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग प्लीज घर से बाहर निकलो, ग्रो करो। आंध्र प्रदेश के लिए और बहुत सारे दूसरे स्टेट के लिए भी कुछ और प्रावधान है, तो ये भी सरकार है, बजट है, तो वो उनको सारे लोगों को लेके चलना होता है, तो इसलिए ये भी डाला गया है। अब मुझे जो चीज बहुत अच्छी लगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। निवेश करने वालों के लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। मुद्रा लोन जो 10 लाख रुपए का था वो 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली जो विमेन खास करके जो लोन के थ्रू कुछ करना चाहती है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। 500 से ज्यादा टॉप कंपनीज को 1 करोड़ से ज्यादा यूथ को स्किल अप करने के लिए भारत सरकार यहाँ पे इंसेंटिव दे रही है। तो ये सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू होने वाला है। अगेन इट्स अ गुड। अब मैं अगर बात करूँ अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि हर कोई ग्रो करना चाहता है, तो इवन गांव भी सिटी बनने के कगार पे है। तो स्टैम्प ड्यूटी में बहुत अच्छी न्यूज ये आई है कि अगर कोई फीमेल कोई भी प्रॉपर्टी को परचेस करती है, तो उन्हें स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिलने वाली है। जो भी आज यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, प्लीज अपने घर की जो फीमेल है उनके नाम पे आप वो प्रॉपर्टी ले सकते हो, आपको स्टैम्प ड्यूटी में डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्या अच्छा है, तो सबसे अच्छी बात है, देखो हम हमारा देश ना चौपाटियों से भरा हुआ है, आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड मिलेंगे। देयर आर लॉट ऑफ सिटीज जिनके अंदर स्ट्रीट फूड काफी फेमस है। जैसे इंदौर में आपको दिखेगा, सराफा गली में देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड, बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड देने वाले आपको हब्स मिलेंगे। तो 100 से ज्यादा हाथ
का प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके अंदर ये जो स्ट्रीट फूड के जो हब्स है, इनके एम्पावरमेंट के लिए स्कीम आने वाली है। तो दैट्स अगेन अ गुड न्यूज। बहुत अच्छी बात इसमें मुझे लगी इस प्रोजेक्ट में कि वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट पे सरकार थोड़ा ध्यान दे रही है। अभी इस साल रेनी सीजन में बारिश आ रही है, बट गर्मियों में हमने देखा है वाटर मैनेजमेंट ठीक ना होने से भी देश पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इस बजट में इस पे भी ध्यान दिया गया। तो पीएम आवास योजना है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को इसका फायदा होने वाला है। अब मैं अगर बात करूँ जो मुझे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, विच आई रियली लाइक, कि माइक्रो कंपनी जो है, छोटी छोटी कंपनियां, उनको स्मॉल इंडस्ट्रीज में शिफ्ट कराने के लिए भारत सरकार प्रयास करने वाली है। सो वी नो इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप की कैटेगरीज होती है जब हम इक्विटी की बात करते हैं। सोचो अगर बहुत सारी माइक्रो, छोटे छोटी कंपनी स्मॉल कैप के अंदर अगर ढकेलने के लिए सरकार वहां पे काम करेगी, सो अगेन बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, ओवरऑल इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। सो ये एक बहुत अच्छा है। मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घर के लोगों को 300 यूनिट्स तक एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी ये होने वाला है। सो एनर्जी एंड सिक्योरिटी के लिए भी भारत सरकार ने बजट के अंदर उसका अपना एक प्रावधान दिया है। अब मैं अगर बात करूँ सिक्किम, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिनके डेवलपमेंट पे, फूड मैनेजमेंट पे, फूड सप्लाई पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक अलग से बजट डिक्लेयर हुआ है। तो अगेन इट्स अ गुड न्यूज फॉर देम। अब अगर मैं रूरल एंड अर्बन एरिया में, जो मुझे बहुत ही यूनिक लगा, हम सब ने आधार कार्ड की ताकत तो देख ली। आप सब ने आधार कार्ड आज बना लिया होगा, आई होप नहीं बनाया तो प्लीज बनाओ, बहुत फायदे हैं उसके। अब जैसे हमारा और आपका आधार नंबर है, वैसे ही अब भू आधार नंबर आने वाला है, यानी देश के हर लैंड को अपना एक नंबर मिलेगा, यूनिक नंबर मिलेगा। इनफैक्ट इसका जीआईएस मैपिंग भी होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा जो लैंड है वो कौन सा है, लैंड पे कब्जे हो जाते हैं, या उसका ट्रैकिंग नहीं हो पाता है। तो आने वाले दौर में ये थोड़ा रेगुलेटरी एरिया हो जाएगा, बहुत सारे इसके लूप होल्स खत्म हो जाएंगे। तो भू आधार योजना इट्स अनदर फैक्टर जो इस बजट में पता चल रहा है। फॉरेन में जो लोग हैं, ओवरसीज इंडियंस, बाहर के जो हमारे भारतीय, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप अब भारत के देश में सीधा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो दिक्कतें आती है उसको सिंप्लीफाई करने की पूरी प्रोसेस बनाई जा रही है। सो ऑल द पीपल जो एनआरआई है, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आने वाली है। आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, अगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पर एनपीएस में अलग से 50,000 रुपए तक आप टैक्स रिलीफ लेते हो अंडर सेक्शन 80 सीसी में। तो अब सरकार उसमें जो अनदर कुछ स्कीम ला रही है, जिसमें कॉमन सिटीजन के लिए उसके अंदर कुछ फैसिलिटीज रहेगी, जिससे आप टुवर्ड्स एनपीएस में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू कर पाओ। तो दीज आर द थिंग्स जो मुझे काफी लुक्रेटिव लगी, अलग लगी। अब मैं टैक्स पे बात करती हूँ। तो जब भी बजट पे बात होती है तो भैया टैक्स पे क्या होने वाला है। सबसे पहले अच्छी बात क्या है कि आज इंडिया वन ऑफ द एरिया है कि जहाँ पे हार्ट अटैक और कैंसर के पेशेंट बहुत होते हैं। कैंसर के केस में इट्स वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। हम देखते हैं कि जिनको कैंसर होता है उनको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है उस कैंसर को ठीक कराने के लिए, और बहुत सारे लोगों के पास तो मेडिक्लेम भी ठीक से नहीं होता, जो आपको बिल्कुल लेना चाहिए अपने हर फैमिली मेंबर के लिए। अब ये जो कैंसर की ट्रीटमेंट है, इसमें जो मेडिसिन होते हैं, इसमें कई बार कस्टम ड्यूटीज काफी हाई लग जाती है। इस बजट में सरकार ने अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोजेक्ट के नीचे 3 मोर कैंसर मेडिसिन को कस्टम ड्यूटी में एग्जम्प्ट दिया है। उसके बाद आपके गोल्ड और सिल्वर के परचेस पे आपका जो कस्टम ड्यूटी है वो 6% पे आया है। उसके बाद में अगर आप सपोर्ट एनर्जी ट्रांजैक्शन या सोलर सेल्स उसके मैन्युफैक्चरर हो, वहाँ पे आपको एग्जम्पशंस मिल रहे हैं। तो दीज आर द थिंग, आपको टैक्स में थोड़ी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अब
खास करके मैं इक्विटी मार्केट पे अगर बात करूं तो शॉर्ट टर्म जो गेन है, एसटीटी या एलटीटी, ऐसे दो तरह के जो टैक्स लगते हैं कि विद इन 1 ईयर अगर आप आपकी इक्विटी को सेल करते हो तो आपको वहां पे एसटीटी यानी शॉर्ट टर्म का गेन का जो टैक्स रेट है वो देना पड़ेगा। पहले ये 15% था, अब ये 20% हो गया है। तो जो लोग फटाफट इक्विटी को बेच देते हैं, विद इन 1 ईयर ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे को ज्यादा चर्न करते हैं, उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी 10% से 12.5% पे बढ़ाया गया है। तो अब अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हो 1 साल के बाद तो आपको 12.5% तक उस पर टैक्स लगेगा एलटीटी। अच्छी बात क्या हुई है, तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें आप पर पैन कार्ड 1 लाख रुपीज तक एग्जम्प्ट कर सकते थे। अब उसको बढ़ाकर 1.25 पर पैन कार्ड पर ईयर आप टैक्स फ्री निकाल सकते हो। ये कैपिटल गेन से आप कर सकते हो। तो दीज आर थिंग्स जो इक्विटी रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं वो है। अब कॉर्पोरेट टैक्स के अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन कंपनीज के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 40% से 35% हुआ। अभी आप सोचो कि अगर बड़े कॉर्पोरेट्स अगर इंडिया में जो टैक्स रेट है उनका अगर कम हुआ तो इसका असर सीधा किस पे होगा कि बाहर की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बढ़ेगी। हम बोल रहे हैं एनआरआई के लिए, एफडीआई के लिए आपको सिंप्लीफाई कर देंगे सारी प्रोसीजर, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे। और फॉरेन कंपनीज के लिए अगर टैक्स रेट यहाँ पे लुक्रेटिव है तो वो यहाँ पे आएंगे। इसका ओवरऑल असर आपकी इक्विटी मार्केट पे होने वाला है। अब वैसे भी मैं एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमेशा कहती हूँ कि आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और एसेट एलोकेशन करना चाहिए, ना कि जस्ट फॉर द रिटर्न्स, और वैसे एलोकेशन करके कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट नहीं किया जाता। तो मुझे ये बहुत एक नॉर्मल और कंजर्वेटिव थिंकिंग ऑफ प्लान लगा एज टॉप ऑफ डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में। मिडिल क्लास के लिए एक अच्छे है कि 10 से 12 लाख पे अब 15% ही टैक्स लगेगा। अगर आपकी 10 से 12 लाख रुपए की इनकम है पर एनम तो आपको 15% तक का टैक्स जो कम किया गया है सरकार ने, तो मिडिल क्लास के लिए अगेन गुड है। आप 17,500 रुपए तक एडिशनल अब टैक्स बचा पाओगे और आप इन्वेस्ट कर पाओगे उस पैसे को। स्टैंडर्ड डिडक्शंस एम्प्लॉइज का जो था वो 50,000 था, अब उसको 75,000 कर दिया है। तो गुड न्यूज फॉर ऑल सैलरीड पीपल, क्योंकि वो हमेशा परेशान रहते हैं। हर बार कोई ना कोई सैलरीड क्लास का जो पेन लेके आते हैं कि भैया मेरा टैक्स बड़ा कट हो रहा है, तो इट्स गुड फॉर यू। आपको 75,000 रुपए तक अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। फैमिली पेंशन को भी इंक्रीज किया गया है कि पहले क्या होता था, पेंशन जो है उस पे भी टैक्स के कैलकुलेशंस होते थे, तो अब वो 15,000 से आप जो ना 25,000 रुपए तक उसके डिडक्शन एज अ फैमिली पेंशन ले सकते हो। बहुत सारी वीडियोस होती है, बहुत सारी ऐसी फीमेल अब दिखोगे कि जो हस्बैंड के जाने के बाद उनको पेंशन कंटिन्यू होती है, वहां पे उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। सो ओवरऑल दिस बजट इज अ मिक्सचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, मिडिल क्लास को, सैलरीड क्लास को थोड़ा देखा गया है, इक्विटी मार्केट के शॉर्ट टर्म में चर्निंग करने वालों को थोड़ा ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म वालों को इतना फर्क नहीं पड़ा है फ्रैंकली स्पीकिंग। 12.5%, नॉट वेरी बिग इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म के रिटर्न एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट को लेके अगर हम इसको देखें तो डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल, होम अफेयर, एजुकेशन, आईटी, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन सारी चीजों को लेकर ये बजट डिक्लेयर हुआ। अब सरकार ने तो अपना बजट रख दिया, बट क्या बीइंग अ फैमिली हमने भी हमारा बजट ऐसे ही बनाना चाहिए कि बीइंग अ फैमिली मेंबर हमारा इनकम क्या आने वाला है, हमें खर्चे कहाँ कहाँ करने हैं, हमें इस साल वैकेशन पे कितना खर्चा करना है, घर में जो छोटी मोटी मरम्मत करनी है उसका बजट क्या होगा, और हर मेंबर का क्या हम ध्यान दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में हम कितना खर्चा करेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम कितना खर्चा करेंगे।
मुझे ऐसा लगता है जैसे सरकार हर साल आपके सामने डिक्लेयर करती है थ्रू बजट कि भाई देशवासियों के लिए हमने क्या-क्या रखा है इस बजट में, वैसे आपको भी आपके घर में डिक्लेयर करना चाहिए कि आपका इनकम, आपके खर्चे, आप क्या-क्या डेवलपमेंट घर में चाहते हो, नॉलेज में, स्किल में, मरम्मत कुछ करना चाहते हो, ये आपको भी डिक्लेयर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग पर्सनल फाइनेंस में बजट नहीं करते, इनकम कहाँ से आ रहा है, खर्चे कहाँ हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं पता होता है। इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में से कौन-सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये समझ नहीं आता है। तो यही फाइनेंशियल क्लिनिक आपको इन्विटेशन देती है कि आइए, एजुकेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, अपने पर्सनल फाइनेंस को कंट्रोल कीजिए। जहाँ जो कुछ करके रखा है उसे कंसोलिडेटेड स्टडी कीजिए और आप अपने फैमिली को एजुकेट करते हुए आपका बजट प्लान, ग्रोथ प्लान, टैक्स प्लान और आपका रिस्क मैनेजमेंट को कीजिए। सो विद दिस थॉट हैप्पी बजटिंग और हैप्पी दिस इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी के साथ आपकी ग्रोथ स्टोरी।